और बचपन से जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरी एक इच्छा थी कि मैं जीवन में कभी काम नहीं करूंगा और रिलैक्स होकर खाऊंगा। और कैसे खाऊंगा कि यार इसकी जमीन की वैल्यू इतनी बढ़ रही है, मेन मार्केट में जमा है, इसको बेचूंगा और जो इससे पैसे आएंगे उस पैसों को अपना रेंटल बनाऊंगा और आराम से ठाट की जिंदगी जीऊंगा। काम क्यों करना है, हमारे भाग्य में काम नहीं है। तो दीपक भाई जैसे ही उसका समय आया, मैं अपने 20s के अंदर पहुंच गया था। तो जब उसका समय आया लेट 20s में जब मैं उसमें पहुंच गया था, तो जब उसका समय आया उसको बेचा। जब उसको बेचा तो मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया और मैंने उनसे पूछा कि जी मैं एक ऐसे, तब ना मॉल कल्चर नया नया शुरू हो रहा था दीपक भाई, पता नहीं था कि ऐसा फ्लॉप शो भी होगा और कौन सा मॉल चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। हाँ। तो उस समय में गाजियाबाद के अराउंड एक एरिया डेवलप हो रहा था बहुत ब्यूटीफुल। तो मैंने उनसे पूछा कि जी मैं अपनी जीवन की सारी जमा पूंजी लगाने जा रहा हूं, तो क्या मैं इसमें लगा दूं? तो उन्होंने कुंडली खोली, देखी और उन्होंने मुझे बोला कि हाँ बिल्कुल लगा दे, बहुत बढ़िया तेरा समय चल रहा है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि तेरे को लॉस हो जाए। दीपक भाई उसके बाद मानो मेरा दिमाग ही बंद हो गया। मैंने कहा इन्होंने भी अलाउंस दे दिया, मैंने टेक्निकली भी सब कुछ देख लिया था, इट वाज ऑल गुड, और मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। तब उस समय में मेरा 1000 गज का घर था, 1100 गज का। सो 1100 गज से मैंने अपनी सारी जो मेरे हिस्से में आना था सारा मैंने वहां लगा दिया, और जो पैसे बचे उसका एक फ्लोर ले लिया छोटा सा, बचे ही उतने थे। सोचा यहाँ से रेंट आएगा, धीरे धीरे प्रॉपर्टियां भी खरीद लूंगा। सही बात है। दीपक भाई वो इन्वेस्टमेंट डेड हो गई लेने के 6 महीने के बाद ही। उसके ऊपर से हाई टेंशन वायर्स जा रही थी, जिस वजह से वो प्रोजेक्ट सरकार ने रोक लगा दी और गवर्नमेंट ने उसको उसके ऊपर उसको डेंजर जोन का गवर्न कर दिया। अब वो मिट्टी हो गई। अब मेरे मन में क्या आ रहा था, आप जानते हैं दिल्ली से हैं आप भी, सबसे पहले तो एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत सारी गालियां निकल रही थी। फिर मैं उनके पास दोबारा आ गया, मैंने कहा ये क्या करवा दिया? दीपक भाई माने नहीं, बोले अरे कुछ नहीं है, छोटा सा फेज एक पैच है, बस तू अप्रैल की वेट कर और ये निकल जाएगा। अप्रैल निकला, यूं उनका दिए हुए समय निकलते गए, तो मुझे वो सनी देओल की मूवी याद आ गई, तारीख पे तारीख। मैंने कहा इनके पास आने का कोई फायदा नहीं है। अध्ययन किया, ध्यान से बैठा, आराम से बैठा, लगा कि यार ये जो एस्ट्रोलॉजी है ना, ये लोगों को भटकाने के लिए है, तो मैं इसके अगेंस्ट प्रिपरेशन करता हूँ और इसके अगेंस्ट आरटीआई डालता हूँ और कोर्ट में इसके अगेंस्ट केस करता हूँ। तो दीपक भाई मैं एक्चुअल में वकील के पास चला गया, मैंने बोला जी कि एस्ट्रोलॉजी के अगेंस्ट ना केस करो, आरटीआई डालो, मैं तो बर्बाद हो ही गया हूँ, तो कम से कम लोग तो ना बर्बाद हों, क्योंकि मैं तो वेला हो गया था, मेरे पास ना कोई काम ना पैसा, करूंगा क्या? तो उन्होंने बोला पागल है क्या, इसमें बहुत सारा धर्म और वो सब चीजें आ जाएंगी, मैं तेरे लिए कुछ कर सकता हूँ अगर तू मुझे इसका कंटेंट ला के दे, प्रूफ्स ला के दे कि हाँ भाई इसमें ये चीज गलत होती है। दीपक भाई मैंने कहा ठीक है, और मैं इसको पढ़ने के लिए निकल पड़ा उसके अगेंस्ट जाने के लिए। वो आपने कहावत सुनी है ना कि भगवान कहते हैं तेरा परम भक्त कौन? वो जो रोज पूजा करता है, जो रोज पत्थर मारने आता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ। तो जब मैं उसके अंदर घुसा और मैंने इसको स्टडी करना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि अरे यार एस्ट्रोलॉजी की गलती नहीं है, उनकी ब्लंडर है। मेरी बुध की महादशा शुरू हो रही थी। बुध मतलब एक ऐसे प्लैनेट है जब पहले 6 महीने आपको कोई मंगल कार्य करना ही नहीं है, वो किस रुख जाएंगे पता ही नहीं है। और करते करते रिसर्च करते 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 आज मैं आपके सामने आ गया। मुझे पता लगा ये सब्जेक्ट में खराबी नहीं है, आपकी रिसर्च कितनी है। यूं कहने को तो आप बोल देते हो 25 साल के, एस्ट्रोलॉजर ने आपको ये चीज बताई नहीं। दीपक भाई 90% एस्ट्रोलॉजर्स लिखते हैं हम वी आर 25 years experienced, वी आर 35 years experienced, होंगे एक्सपीरियंस, लेकिन व्हाट इज योर रिसर्च? ओके, आपकी रिसर्च कितनी है? बिल्कुल आपकी एक क्रिकेटर अच्छा कौन बनता है? वो जो प्रैक्टिस ज्यादा करता है फील्ड पे, वो नहीं जिसका बाप तेंदुलकर होता है। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पर आपको ये देखना कि व्हाट इज योर ओन रिसर्च। और मेरी दीपक भाई 10 से 11 लाख मिनट की सिर्फ एक रिसर्च है। मेरे पास कम से कम 2 रजिस्टर 700 से 800 कुंडलियों पे मैंने रिसर्च किया कि भाई एग्जैक्टली एस्ट्रोलॉजी होती क्या है। ओके, तो अब आपको समझ में आ गई एस्ट्रोलॉजी होती क्या है। वो तो सीखते रहो, इट्स समुंदर। ये तो समुंदर है, सही बात है। और जैसे आपने बताया, आपने इसकी काफी सारी वैरायटीज हैं, जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजीज है और ये भृगु नाड़ी जी, तो ये मेरी फेवरेट है, भृगुनंदी नाड़ी। हाँ, भृगुनंदी नाड़ी। तो ये तो समुंदर है सर, इसमें कितना ही घुस जाओ। केपी एस्ट्रोलॉजी, प्रश्न चाहिए, किसी के पास समय नहीं है, उससे भी पता लग जाता है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि आपके पास कोई कुंडली आई और आप कुंडली देख के पता लगा सकते हो कि इसके ऊपर प्रेत बाधा है, ब्लैक मैजिक है। बहुत इजीली दीपक भाई। सबसे पहले टू बी अ गुड एस्ट्रोलॉजर आपको सबसे पहले अपने चित्त को शांत करना है, अपने आप को शांत करना है। जब तक आप उसे नहीं करते हो, यू कांट एंटर इनटू दिस फील्ड। मटीरियलिज्म में आपका माइंड इतनी जगह में डाइवर्टेड रहता है, इतना भटक रहता है, आप क्या ही किसी का देखोगे, खुद ही परेशान चल रहे हो। तो कुंडली देख के बहुत ही इजीली, खोलने से पहले ही डेट ऑफ बर्थ से पता लग जाता है कि इसके ऊपर किसी टाइप की ऊपरी हवा, भूत प्रेत या ऐसा कुछ है, या हेलुसिनेशन है, ये भी पता लग जाता है। अच्छा, उसको लग रहा हो कि मेरे पर प्रेत बाधा है, कुछ है, तो हम उसका ये भ्रम दूर कर सकते हैं कि नहीं है, तू बिल्कुल नॉर्मल है। डेफिनेटली यस दीपक भाई। 80% केसेस में ये हेलुसिनेशन भी होता है। मैंने जैसे आपको एक सिमेट्री की बात बताई जो मेरे साथ घटना हुई। अब एक बंदा अगर यही सोचता रहेगा सारा समय तो उसके सबकॉन्शियस में वही आ गया। अब जब वो जा रहा है तो वो इससे मिस्टेकन भी हो सकता है, ये भी पता लग जाता है बहुत ही ईजिली। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसमें डेट ऑफ बर्थ भी नहीं चाहिए। आप इंसान के ऑरा से फोटो देख के भी उसको बता सकते हो कि इसके ऊपर जो है वो ऐसी कोई एक्टिविटी रूल कर रही है। आप मेरे को देख के बताओ, आपको लगता है मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया होगा? दीपक भाई आपके ऊपर ना ब्लैक मैजिक डेफिनेटली किसी ने कोशिश की थी अपने एंड पे करवाने की। ब्लैक मैजिक कह लो या यूं कह लो कि अपने आप को ज्यादा हाई रखने की और आपको थोड़ा सा नीचे गिराने की। बट आपके ऑरा के अंदर ना
इतनी ज्यादा, जरूरी नहीं है कि आप क्या करते हो रेगुलर में प्रैक्टिस, आपके ऑरा में उतना शील्ड है कि वो आपको एक लेवल के बाद हार्म नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा करेगा, बीच में आप भी एक समय होता होगा कि यार थोड़ा सा यार कैसे होगा, कैसे बात बनेगी, लेकिन इट इज जस्ट अ फ्लैश ओवर अ नाइट। रात सोए सुबह उठे, चल यार मैं लग गया संघर्ष में, ये ऊर्जाएं आपके अंदर, तो आपको उतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, वी शुड नेवर अंडर एस्टिमेट कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या हो रहा है। कुछ सर ब्लैक मैसेज केस बताइए आपके पास जो हाईलाइटेड हो, आपके दिमाग में छाप छोड़ रखी हो एक, कि ऐसा कोई केस आया बड़ा मेरे पास। इंटरेस्टिंग सा केस है, अभी रिसेंटली का है, आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे पास ना एक क्लाइंट आए, यूएस की थी वो, और उन्होंने मुझे बोला कि अभय जी, जैसे ही मेरे को अपनी, जैसे हमने उनकी कुंडली खोली, जैसे हमने बोला बातें बातें कर रहे थे नॉर्मल में, सो उन्होंने बताया अपने साथ का इंसिडेंस एक, उनके 3 बच्चे हैं, उनका सबसे बड़ा बच्चा लगभग 15 से 16 साल का है, और बोले कि यार हम ना बहुत हैप्पीली मैरिड हैं, मी एंड माई हस्बैंड, सॉरी हैप्पीली मैरिड थे, मी एंड माई हस्बैंड। ओके। और वो बोले जी कि मेरे हस्बैंड इतने स्किलफुल हैं, और जब मैंने उनका फेस देखा, मैंने बोला सबसे पहले ना मैं फोटोज मंगवाता हूँ, तो जब मैंने उनका फेस देखा और मैंने बोला यार इस आदमी में तो बहुत कैलिबर है, तो जंगल में भी रोटी कमा के अपनी बिल्डिंग खड़ी कर देगा। एंड शी अग्रीड, उन्होंने बोला बिल्कुल, हमने बहुत राइज किया यहाँ आके, बहुत इतना राइज किया कि वी हैव रीच टू अ पोजीशन कि मेरे हस्बैंड जो है वो एक कंपनी के अंदर बहुत ऊपर पोजीशन में जॉब कर रहे हैं, और द लेडी वाज आल्सो वर्किंग, दोनों जन काम कर रहे थे, अपना घर था यूएस में, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे थे। बोले सडनली क्या हुआ, 3-4 दिन से देखा कि मेरे हस्बैंड का ना मूड बहुत अच्छा नहीं है मेरी तरफ, रूखे रूखे मेरे से बात कर रहे हैं। समझ नहीं पाई, 2-4-5 दिन और निकले, उनको कोरेदा तो कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं। बोले ऐसा लगा कि हम ना शायद रोबोटिक जिंदगी में आ गए, आपस में कोई बात ही नहीं हो रही है, जनरल चीजें ये हमें कितनी जनरल लग रही है। उसी में दीपक भाई उन्होंने एक दिन आके, उनके हस्बैंड इवनिंग में आके बोलते हैं मुझे तेरे से तलाक चाहिए, तू ये कलेश का कारण। तो कहती मैं तो समझ ही नहीं पाई ये क्या बोल दिया उन्होंने मुझे, तू ये कलेश का कारण, मुझे तेरे से तलाक चाहिए, ये बात कहाँ से आई। भाई एक अच्छा खासा जीवन जीता हुआ, केयरिंग हस्बैंड, जो बच्चे, हर चीज सब कुछ बहुत अच्छे से चला रहा है, अचानक से ऐसी बात क्यों बोल रहा है। बोली पहले तो मुझे समझ में नहीं आई, फिर मैंने उनको सिर्फ एक ही लाइन में एक बात बोली, मर जाऊंगी तो मैं तलाक नहीं दूंगी। कहते क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को जानती थी कि ये ऐसा है ही नहीं, और उनका रिलेशन बेसिकली बिफोर मैरिज भी था, तो बोली मैं बहुत अच्छे से इनको जानती थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर उनके दिमाग में आया कि मुझे कुछ खोजबीन करनी चाहिए कि ये हुआ क्या मेरे हस्बैंड को। अच्छा। तो वो निकल पड़ी स्पाई बनने पे। हाँ। तो उन्होंने बताया कि उन्हें पता लगा कि उनके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल, ओके। जो कि अभी पीछे कुछ महीनों से शुरू हुआ है विद द एम्प्लॉय, वो सीनियर थे अपनी ही जूनियर के साथ। ओके। तो जैसे एक स्वाभाविक लड़की सोचेगी, उनको लगा कि शायद मैं गृहस्थी में या उम्र का एक वो फर्क पड़ गया कि मैंने ध्यान नहीं दिया, और मेरा हस्बैंड जो है वो कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा मैरिटल के चक्रों में फंस गया। बात सिर्फ यहां तक नहीं थी दीपक भाई, उनको लगा कि ये लॉजिकल हुआ, और उन्होंने फिर भी यही बात बोली कि ठीक है मुझे पता है तुम क्या गुलछड़े उड़ा रहे हो, जो मर्जी कर लो, तलाक तो मैं तुम्हें फिर भी नहीं दूंगी, ओके। रहूंगी तो मैं ही तुम्हारी, तुमने जिसके पास जाना है जो करना है कर लो। दीपक भाई फिर उन्होंने मुझे बताया कि कुछ समय बाद ना जो लेडी थी जो मेरे पास आई, उनकी हेल्थ इफेक्टेड होनी शुरू हो गई। यहां तक तो इट वाज मेयर लॉजिक, और ये बहुत आम वाक्य है, यहां तक उन्हें कुछ नहीं लगा कि ऐसा कुछ है, और उनकी ना हेल्थ इंपैक्ट होना शुरू, उनका वेट रिड्यूस होना शुरू हो गया, और वेट भी ऐसा अटपटा सा। हाँ। उनके हाथ इतने वीक हो गए जैसे कि उनकी पकड़ जो है ना वो किसी चीज को पकड़ ना पाए। ओके। और एक बड़ी रेयर डिजीज होती है जिसमें हाथ थोड़े छोटे हो जाते हैं आपके, श्रिंक हो जाते हैं, बहुत रेयर डिजीज है ये। उनको उसकी बिगिनिंग हो गई। अच्छा। जब तक वो इसका क्योर कराती, डॉक्टर्स पे जाती, उनको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिल गया डिसेबल्ड का। सोचो डिजीज कहां तक पहुंच गई। काम तो उनको छोड़ना ही पड़ा क्योंकि अब वो प्रोफेशनली एक्टिव नहीं हो पा रही थी, काम ही नहीं कर पा रही थी। अब उन्हें यूएस गवर्नमेंट सपोर्ट कर दी है, अभी भी कर रही है, क्योंकि वो फिजिकली डिसेबल्ड है। इस समय पे वो मुझे मिली जब उनके साथ ये सब घटनाएं हो गई। अब उन्हें समझ में नहीं आ रही थी, डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रही है, हो क्या गया, बहुत जगहों में गई। जब इस समय मिली, उनकी पूरी केस स्टडी हुई, उनकी सारी चीजें देखी, दीपक भाई उनके हस्बैंड की तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, वो दोबारा से अब अपने वाइफ ओरिएंटेड ही हैं और अपनी फैमिली की तरफ बहुत ध्यान रख रहे हैं। अच्छा। पकड़ में क्या केस आया, जिसके साथ वो रिलेशनशिप में थे, वो लेडी बहुत ज्यादा थी इनटू ऑल दिस, जिसको हम बोलते हैं जी ब्लैक मैजिक या यूजिंग ऑफ द तंत्र इन द नेगेटिव सेंस। खुद से नहीं करती थी, किसी से करवाती थी। उन्हें क्या खिलाती पिलाती थी कि उनके दिमाग को ऐसा बंद कर दिया कि वो ही अपनी वाइफ के कपड़े ले जाके उसको देते थे, उसके अंडरगारमेंट्स दे देते थे, वो ही दे देते थे खुद ही। तभी तो उनके ऊपर इतना भयंकर अटैक आया। और इसका तथ्य क्या निकला, क्योंकि उन्होंने 2-3 बार अपने हस्बैंड को बोल दिया था कि मर जाऊंगी लेकिन तेरे को तलाक नहीं दूंगी। तो उन्होंने उनके ऊपर ऐसा इंपैक्ट करना था कि वो आउट ही हो जाए जीवन से। मारण गिरिया जिसको कह सकते हो। दीपक भाई मैं हमेशा कहता हूं कि उतनी लेट भी नहीं आना चाहिए कि प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाए। अब चल रहा है उनका कार्य, परमात्मा करेगा कि वो जल्दी ठीक हो इस चीज से भी। बट ये देखो कितना भयंकर अपने ऊपर वो इंपैक्ट ले लिया। और इसका अगर आप दिखाओगे तो कोई लॉजिकल रीजन नहीं मिलेगी। ये 7 महीने का फेज आया कि उनके जीवन में जो इतना परिवर्तन डाल गया, आज वो दोबारा से वैसे ही हो गए हैं जैसे वो पहले थे, अगेन सब कुछ।
और रियलाइज कर रहे हैं कि उसके ऊपर कुछ हो गया, रियलाइज भी कर रहे हैं, बट वी आर हेल्पलेस इन दैट। अब तो हम सिर्फ उस चीज को काट कर सकते हैं।